प्रिय छात्र, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में फिर से। तो यहाँ मैं आपके लिए लेके आया हूँ समाकलनों के अनुप्रयोग भाग 2। तो यही है मेरा अंतिम भाग है। तो इस भाग के अंदर हम पहले तो कंसेप्ट देखेंगे, संकल्पना क्या है, मतलब हम समाकलनों का प्रयोग कहाँ पे कर रहे हैं और उसका प्रयोग करने से हमें फायदा क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया, पहले तो हम इस चीज को थोड़ा सा समझ लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा ये सब क्या है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर मैंने ये बनाया हुआ है। तो आप देखिए एक छोटी सी पट्टी यहाँ पे बनी हुई है। इस पट्टी को मैंने यहाँ जूम करके बनाया है। तो ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है, एक आयत की तरह, है ना। तो इसकी लंबाई y है और इसकी चौड़ाई देखिए dx है। तो जब आप इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो कैसा बनेगा, y इंटू गुणन dx, है ना, y गुणन dx। तो इन दोनों का गुणन कर देंगे तो आपको क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है, तो ये इस पट्टी का क्षेत्रफल हो गया। अगर आप देखें इस पट्टी को, अगर आप शुरू करते हैं यहां से, ए से शुरू करते हैं, तो ए पे जो y होगी वो कितनी हो जाएगी, a, है ना। मतलब सॉरी, a नहीं एफ ए, मतलब कि ये y बराबर एफ ए उसकी लंबाई हो जाएगी यहां पर, है ना। तो एफ ए उसकी लंबाई है और यहां पर आप dx की चौड़ाई का लेंगे, जब एक पट्टी लेंगे तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा एफ ए dx, है ना। तो इस तरीके से आप हर एक पट्टी को कलेक्ट करते जाएंगे। यहां से मान लीजिए एक छोटी सी पट्टी आप बनाते हो, फिर अगली पट्टी बनाते हो, फिर अगली पट्टी बनाते हो, अगली पट्टी बनाते हो, ऐसे अनगिनत पट्टियां यहाँ पे बनेंगी ए से लेके बी तक, है ना। तो जब ऐसी पट्टियों को जब आप एकत्रित करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये पूरा क्षेत्रफल नहीं मिल जाएगा। अगर मान लीजिए y आपका किस तरीके से बढ़ रहा है, अब हम लाते हैं इस वक्र को, लाते हैं इस वक्र का जो रूप है y बराबर एफ एक्स और x बराबर जी वाई, है ना। ये दो रूप हैं, ये इसी वक्र के रूप है ना। तो बेसिक अगर मूल रूप से आप देखोगे तो या तो ये एक वृत्त होगा या फिर आपका रेखा होगी या फिर परवलय होगा, है ना। तो उन वक्रों से हमने ये एक प्रयोगी रूप अपने लिए जो उपयोगी रूप है वो हमने बनाई है। तो ये मान लीजिए उन वक्रों में से कोई एक वक्र है, तो उस वक्र को जब हम y लेते हैं तो y थोड़ा थोड़ा करके बदलते जाता है ना। आपका जो फलन होगा उस फलन के हिसाब से ये बढ़ेगा, y बढ़ेगा या घटेगा जो भी है, बदलाव आएगा। तो y में जब बदलाव आ रहा है तो उसी y को हम क्या करते हैं, y dx लेके हम इसको एकत्रित कर रहे हैं। तो एकत्रित करने के लिए हम यहाँ पर इंटीग्रल लगा रहे हैं, मतलब समाकलन कर रहे हैं। समाकलन का मतलब ही होता है सबको एकत्रित करना, है ना। तो यहाँ पर हम समाकलन कर रहे हैं किसका, y और dx का जो गुणन है उसका समाकलन कर रहे हैं, मतलब यहां से एकत्रित करते जा रहे हैं यहां तक। तो मान लीजिए a से लेके x तक जब आप एकत्रित करते हो तो आपको यहाँ पे एक क्षेत्रफल मिलेगा नीचे। तो इसी क्षेत्रफल का वर्णन है परिच्छेद 7.8 प्रमेय के अंदर, है ना। कलन की आधारभूत प्रमेय, इसके अंदर इन्होंने इस चीज को दर्शाया हुआ, बताया हुआ है। a से लेके x तक y dx को जब हम एकत्रित करते हैं तो हमें एक क्षेत्रफल मिलता है जो कि x के रूप में होगा। तो वो ax एक फलन है, x का फलन, है ना, x का फलन। अब इस x को अगर आप एक कांस्टेंट, एक स्थिर नंबर दे देते हैं, संख्या दे देते हैं, तो वो फिर वहां तक एक क्षेत्रफल निकल आएगा। तो मान लीजिए a से लेके b तक अगर आप इसको देते हैं तो आपको a से लेके b तक ये एक निश्चित क्षेत्रफल, एक निश्चित क्षेत्रफल जिसको मतलब कोई एक वैल्यू होगा वो निकल आएगा, है ना। तो यही इसका आधार है, यही इसका कंसेप्ट है, संकल्पना है ना। इसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम ये देखें तो मैंने यहां पर b को, x को b में बदल दिया। तो a से लेके b तक हम इसका समाकलन कर रहे हैं। तो ये हम अपना होता है निश्चित समाकलन, है ना। निश्चित समाकलन जब हम करते हैं तो यहां पर एफ बी माइनस एफ ए ये निकलता है एफ एक्स
एफ एक्स आपका जो इसका मतलब अनिश्चित समाकलन जब आप करते हो तो एफ एक्स मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपने निश्चित किया है, तो एफ बी माइनस उसी एफ एक्स का एफ बी माइनस एफ ए, यह भी एक प्रमेय से निकलता है और इसका एक मान बनता है। तो उस मान को जब आप लिखते हो, क्योंकि यह क्षेत्रफल है, तो इसलिए उसको आप लिखते कैसे हो, वर्ग मानक, इस तरीके से आप इसको लिख देते हो। तो ये आपका आंसर होगा। तो अभी हमने एक जो वक्र लिया है, इस वक्र को हमने x के सापेक्ष हमने इसका समाकलन किया है, ठीक है। तो प्रयोग करने से हमें इससे फायदा क्या हुआ, हमें इसका किसी भी वक्र के नीचे x के तरफ जब ये कुछ क्षेत्र बनाता है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें पता लगाने में ये उपयोगी है। बस इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लें तो हर चीज में, हर एक प्रश्न के अंदर क्या उन्होंने दिया है, क्या पूछा है, इसका जल्दी से मतलब समझकर उसका एक चित्र बनाए, उसका आकृति बनाए और उसके क्षेत्रफल जो उन्होंने पूछा है वो हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं किसके तरफ। जैसे अगर अभी मैंने आपको समझाया इसको y बराबर एफ एक्स के लिए, अब यही अगर x बराबर जी वाई, हम इसको कब लेते हैं, मतलब यहां पर हमने जब हम इसको x के सापेक्ष हम जब इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तब हम इस समीकरण को यूज करेंगे, ठीक है। और इस समीकरण का प्रयोग हम कब करेंगे, जब हमने यहां से हमने एक लकीर ऐसे खींची और यहां से हमने एक लकीर यहां पर खींची, तो इससे जो यहाँ a निकलेगा और यहाँ पर b निकलेगा, और इसी वक्र का y के साथ में जो क्षेत्रफल बनेगा, उस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम यहाँ पर y x dy ये लिखेंगे a से लेके b तक। तो वहां पे जो मान मिलेगा वो क्षेत्रफल किसका निकलेगा, इसके अंदर जो नीचे यहाँ पे y के साथ में जो ये कर्व जो भी क्षेत्र बनाएगा, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकलेगा, है ना, ये होता है। तो यही इसका कंसेप्ट है। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ सवाल लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहला प्रश्न ले रहा हूं। तो इस पहले प्रश्न में अगर आप देखोगे, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। तो आप इसके अंदर सबसे पहले जब आप इस सवाल को पढ़ेंगे तो आपने ये देखना है कि कितने तरह के वक्र दिए हुए हैं हमारे यहाँ पर। तो एक समीकरण तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये x अक्ष, ये भी एक समीकरण ही है। x अक्ष अगर आप देखेंगे तो y बराबर 0 इसका समीकरण निकलता है, लेकिन x अक्ष दिया हुआ तो आपको पता है वो अक्ष है। तो उस अक्ष के प्रथम चतुर्थांश में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन वक्रों को सबसे पहले हमें बनाना है। तो चलिए उसको बनाते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हो मैंने इसका चित्र बना दिया। तो एक तो वक्र ये है y स्क्वायर बराबर 9x, तो ये आपको पता है भाग 1 में हमने देखा था इसको कि y स्क्वायर बराबर 9x जो एक ऐसा परवलय है जिसका कि मुंह राइट साइड में खुला होता है। तो उस परवलय को हम बनाएंगे कैसे, कुछ बिंदुएं हम पहले सुनिश्चित कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले हम x बराबर 2 और x बराबर 4 इन दोनों को पहले हम बना लेंगे। तो x बराबर 2 और x बराबर 4 जो है, ये दोनों जो रेखाएं होती हैं वो y के समानांतर होती हैं। तो 2 आप मार्क कर लो x अक्ष पे और 4 मार्क कर लो, और बिल्कुल उसके y के समानांतर में 2 ऐसी रेखाएं खींच लें। उसके बाद फिर आप इनके बिंदुओं को पता लगा लें कि x बराबर 0 जब होता है तो y बराबर 0, और x बराबर 2 और x बराबर 4 पे ये दो y क्या क्या होंगी, तभी हमें पता चलेगा कि ये यहाँ पे काट कहाँ पे रही है ना। इसीलिए हमने ये दो बिंदुएं हमने ली हैं। आप रफली भी इसको बना सकते हो, ऐसी बना दो, लेकिन बना दो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल एकदम करेक्ट बनाएंगे तो आपको यहाँ पे शेप जो है ना, इसका जो आकार है वो बिल्कुल जो ओरिजिनल है
उससे एकदम मिलेगा। अगर आपने बिल्कुल एकदम छोटा सा बना दिया, यहाँ पे छोटा सा बना दिया है तो ये छोटा सा दिखाई देगा। एक्चुअली में आपका जो 2 और 4 ये आपने जिस तरीके से लिया हो उस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये एग्जैक्ट बनेगा, है ना। तो हम वैसे कर लें, अगर आपसे ये नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऐसे ही रफ में बना दो और बना के, लेकिन पहले चतुर्थांश में इसका क्षेत्र है, ये पहचान हमें इस प्रश्न से करनी है, और इस सिर्फ ये आपको पहचाननी है कि किस तरफ आपका क्षेत्र आपको पता लगाना है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये x अक्ष के ऊपर और इस वक्र के नीचे, और इस तरफ x बराबर 2 से घिरा हुआ और उस तरफ x बराबर 4 से घिरा हुआ, इसका क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो किसका यूज करना है, हमें किसका प्रयोग करना है, ये वाला या फिर ये वाला। ये वाला करें तो क्षेत्रफल y के सापेक्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, x अक्ष के सापेक्ष ही दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम सबसे पहले पहला वाला जो समाकलन है उसी का प्रयोग हम करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं वो कैसे करेंगे। तो यहां पर हमने क्षेत्रफल निकाला हुआ है, तो पहले तो हम y ज्ञात करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि इसको y का रूप देना जरूरी है, तो y बराबर 3√x निकलता है ना, x 3x की घात 1/2 है ना। यहां पर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें ये मिल जाता है। तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, समाकलन y dx 2 से लेके 4 तक, यहां जैसे आप देख रहे हो 2 से लेके 4 तक इस वक्र का समाकलन किया जा रहा है, तो हमें बिल्कुल उसका y का रूप यहाँ पे लगा देना है और उसके बाद उसका समाकलन निकालना है। तो यहाँ पर समाकलन मैंने जैसे आपको भाग 1 में बताया कि सिर्फ 2 ही यहाँ पे प्रयोग में आ रहा है। x की घात n का समाकलन क्या होता है, x की घात n का समाकलन x की घात n+1 x की घात n+1 बटे n+1, तो वही हमने यहाँ लगा दिया, x की घात 3/2 बटे 3/2। जब ये इसका जब आप परिकलन करोगे तो आपको निकलता है ये 16 - 4 वर्गमूल 2, तो वर्ग मानक ये लगाना जरूरी है, तो ये इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने इसका यहाँ पर समीकरण लिखा हुआ है, इस समीकरण को बदल लिया, x² बटे 4² प्लस y² बटे 3² बराबर 1, क्योंकि 4² आपको पता है 16। तो इस तरीके से अगर आपने बांट लिया इसको तो हमें ये समझ में आता है कि a बराबर 4 है और b बराबर 3 है, और x के नीचे बड़ी संख्या है, तो इसलिए x अक्ष ही इसका मेजर होगा, बड़ा वाला जो अक्ष होगा वो ये वाला होगा x अक्ष। तो अपनी दीर्घवृत्त जो बनेगी वो इस तरीके की बनेगी, है ना। तो उसमें हम 4 यहाँ पे मार्क करेंगे और -4 यहाँ पे मार्क करेंगे, और यहाँ 3 मार्क करेंगे और 3 यहाँ पे मार्क करेंगे, और इनको जोड़ देंगे तो हमारा ये वाला दीर्घवृत्त बन जाता है। और दीर्घवृत्त का जो मूल रूप में हमें इसको बदलना है, y बराबर fx फलन x या x बराबर gy के रूप में, तो मैंने यहाँ पर इसको y के बराबर कर लिया हूँ। क्यों? क्योंकि x के सापेक्ष मैं इसका क्षेत्रफल पता लगाऊंगा। वैसे तो मैं y के सापेक्ष भी इसको कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ x के सापेक्ष में मैं ये इसको कर रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। तो दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणित इसका क्षेत्रफल, जो यहाँ पे एक जो छोटा सा क्षेत्रफल जो निकल रहा है उसका 4 गुना कर देना है, क्योंकि यहाँ पे ये 4 ऐसे हैं पार्ट्स जो कि सब एक बराबर हैं। तो यहाँ पे आप इसका सिर्फ पता लगा के इसको 4 से गुणन कर दोगे तो जब आपको मिलेगा इस पूरे का घिरा हुआ क्षेत्रफल, है ना। तो 4 गुणित ये समाकलन। तो चलिए आप इसको पॉज कर दीजिए और यहाँ पर आप इसका समाकलन निकालिए, तब तक मैं भी इसको लिखता हूं। तो यहाँ पे मैंने इसका हल कर दिया। तो जब आप यहाँ पे देखोगे 4 यहाँ पे 4 है और 3/4 है, ये 3/4 जब बाहर निकलेगा तो 4 कैंसिल हो जाएंगे, 3 रहेगा, तो 3 बाहर कर दिया। और इसका समाकलन क्या होता है, समाकलन वर्गमूल 16 - x², इसका जो समाकलन होगा वो ये
तो आप अध्याय 7 में जाके देख सकते हैं, पीछे ब्लू पन्ने में दिखाया होगा कि समाकलन इसका क्या होता है। समाकलन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो होता है x बटे 2 वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पे ए स्क्वायर जो है वो 16 है और a जो है वो 4 है, तो यहाँ पे x बटे 4 साइन इनवर्स x बटे 4 आता है ना। तो ये हमने लिख दिया और 0 से लेके 4 तक जब हम इसका हल करेंगे तो पहले तो आप 4 लगाओगे, तो 4 बटे 2 आपका 4 बटे 2, यहाँ तो 2 आएगा, लेकिन इसके अंदर जब 4 आप लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। और फिर ये 16 बटे 2 जो है 8 है, तो 8 यहाँ पे लिख दिया। साइन इनवर्स 4 बटे 4, x जो है हमने 4 लगाया तो 4 बटे 4 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। तो साइन इनवर्स 1 किसका होता है, साइन किसका, साइन 1 होता है पाई बटे 2 का, मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का साइन जो होता है वो 1 होता है, तो इसलिए साइन इनवर्स 1 जो होगा वो पाई बटे 2 होगा। जब हमने इसको लगा दिया यहाँ पर, और बाकी 0 लगाएंगे, इसको माइनस यहाँ पे 0 लगाएंगे। जब 0 आप लगाते हो तो ये यहाँ पे शून्य होने की वजह से ये पूरा शून्य हो जाता है, और यहाँ पे साइन इनवर्स शून्य, साइन शून्य ही शून्य होता है, इसलिए साइन इनवर्स शून्य भी शून्य ही होगा। तो यहाँ शून्य प्लस शून्य, तो ये पूरा चला गया, तो यहाँ पे बचेगा यही। तो लास्ट में आपको क्या मिलता है आखिरी में, 12 पाई वर्ग मानक। तो ये है वर्ग मानक जो क्षेत्रफल है, जो कि ये दीर्घवृत्त अपने अंदर घिरे रहती है ना। तो ये अपना दूसरा सवाल हो गया। चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं।